ताजिर बरादरी के दिलों की धड़कन व हर दिल अजीज शख्सियत जनाब इफ्तिखार अली मलिक को सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। मंजारिम अर्जुमंद मकसूद, CEO महमूद फार्मेसी, नायब सदर मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस डिबेट विद सुहेल अशारी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो बहस चल रही है वो बजट के हवाले से चल रही है। हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की उनकी जानिब से बजट पेश किया गया और कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट है इस वक्त में पेश नहीं करना चाहिए था। बहुत सी बहसें चल रही हैं। अगर इस वक्त देखी जाए कारोबार की सूरत हाल, ताजिर बरादरी की सूरत हाल को देखा जाए तो ताजिर बरादरी जो है वो इस बजट से नाला नजर आती है और एक तरफ जो हुकूमत के साथ वाबस्ता ताजरान है उनका कहना है कि बजट जो है मुतवाजन पेश किया गया है। असल सूरत हाल क्या है, बजट से क्या अवाम को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा और क्या जो सूरत हाल आने वाली है वो इस बजट के बायस तब्दील हो सकेगी, कोई मुस्बत असरात मुरतब हो सकेंगे या नहीं, इन तमाम मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब सीनियर मुआशतदान, सीनियर मुआशी तजिया निगार जनाब सुहेल अशारी साहब। उनसे इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना चाहेंगे, उसके बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। कुदरत देख लो कैसा, बताना नहीं, राज है। आइकॉन स्किन रेडियंस, you're the one। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे बिजनेस डिबेट विद सुहेल अशारी में। सबसे पहले सुहेल अशारी साहब आपको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुहेल अशारी साहब, जो बजट आया है, हुकूमत ने कहा है कि हमने बजट पेश किया, वो तो अपनी कारकर्दगी के जैसे नारे लगा रहे हैं, जैसे वो दावे कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है। क्या समझते हैं जो उनके दावे थे हुकूमत के, जो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जो ट्रेडर्स के हवाले से, मईशत के हवाले से, क्या अपने दावों में कामयाब हो सकी हुकूमत, लगता है आपको? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुस्लिम लीग का छठा बजट था और जिस माहौल में ये बजट पेश हुआ वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो प्रॉपर मिनिस्टर नहीं थे और उसके बावजूद उन्होंने बजट पेश किया, पूरे साल का बजट पेश किया। कुछ लोगों को ख्याल था कि जब तक इलेक्शन होने हैं 3-4 महीने का बजट वो पेश करेंगे, मगर मेरे ख्याल में वो तो बेहतर था कि पूरे साल का ही पेश किया जाए। मगर इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तबसरा किया कि आने वाली हुकूमत जिसकी भी हो इस बजट को तब्दील भी कर सकती है और अपनी कोई एडिशंस भी कर सकती है या अपनी कोई सब्सट्रैक्शंस भी कर सकती है। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात है जो एक टेक्निकलिटी थी आइन के मुताबिक। तो अब आते हैं हम मेन बजट की तरफ। बजट आपको पता है 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ का पेश किया गया और उसमें 4.43 ट्रिलियन जो हैं वो इन्होंने मसूलात इकट्ठे करने FBR की ड्यूटी लगी है और इसी तरह मुख्तलिफ मद में पैसे रखे गए। कुछ PSDP में भी इन्होंने कोई 4.4 ट्रिलियन रुपीज़ रखे हैं। सो इस तरह से करते हुए आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो $15 बिलियन ही रहेंगे, वो तकसीम वो आगे नहीं जा रहे। फिर जो डिफेंस का बजट रखा गया है वो 1.1 ट्रिलियन है। सो डिफेंस में भी बजट बढ़ाने की ज़रूरत थी, वो अच्छा किया, डिफेंस को दिया, क्योंकि इस तरफ हम चारे कोनों से इस तरफ घिरे हुए हैं तो डिफेंस की तरफ तवज्जो देना भी इस वक्त की ज़रूरत थी। जो बुनियादी जो सूरत हाल है, अगर बात की जाए मईशत की, अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ को फरामोश कर दिया गया। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बहुत दावे किए गए कि हम बहुत इक़दामात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दिया जाएगा, तरक्की दी जाएगी। कोई जो चीज़ है बजट में नज़र नहीं आई वाज़े तौर पर। देखिए, इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है उसमें सिर्फ बिजली ही नहीं है कि भाई बिजली इस वक्त इंडस्ट्री को 24 घंटे दी जा रही है, मगर किस कीमत पे दी जा रही है और आइंदा आगे क्या होगा। क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो ये है कि नई इंडस्ट्री का लगना
नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी और गुर्बत की में कमी आना। सो इस तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया कि आइंदा आने वाले वक्तों में, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी आजकल तकरीबन कॉटन भी बाहर से आ रही है। कॉटन अतः के 1% अपना GDP में हिस्सा डालती है और फिर जो वैल्यू एडिशन होती है उसमें तकरीबन 5% कॉटन एग्रीकल्चर के हिस्से में डालती है। सो ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। इसी में देखिए वाटर इशू जो है वो भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है और लाइफ के लिए भी। तो उसमें भी इन्होंने कोई ख़ैरख़्वाह नहीं काम किया, सिर्फ थोड़े से जो पैसे रखे हैं वो दामीर बादशाह डैम के लिए रखे हैं। उससे तो मेरे ख्याल में अभी ये मुश्किल से वहाँ ज़मीनें ही एक्वायर कर सकेंगे। हमारा ख्याल था कि पानी जो एक बहुत बड़ा बुरहान है इस वक्त मुल्क में आने वाला, उसके लिए कालाबाग डैम का कुछ मेंशन करेंगे, क्योंकि चंद दिन पहले ही वाटर ट्रीटी सारे मिनिस्टरों ने, चीफ मिनिस्टरों ने साइन की थी। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में ये कुछ ऐसा इक़दाम लेंगे, मगर उसके बावजूद इन्होंने जो एक कदम टेक्निकली अच्छा किया वो ये था कि जो इन्होंने एमनेस्टी अनाउंस की थी उसको भी बजट में ले आए हैं ताकि उसको एक कानूनी शक्ल दी जाए और वो सदारती ऑर्डिनेंस से निकल के अब वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसमें इन्होंने जो पेंशन थोड़ी सी बढ़ाई हैं वो गरीब आदमी के लिए बेहतर है, मगर साथ साथ पेंशन बढ़ाने के लिए इनको दूसरी मुराद जो है जिससे आप बात कर रहे थे कि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के फ़रोग के लिए, वो कुछ ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आई है। ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर के लिए हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आई बात कि ये उस पर कैसे स्पेंड करेंगे। गो थोड़ा सा एक कदम इन्होंने, चूँकि बहुत शोर होगा मच रहा था तालीम पे और सेहत पे, तो इन्होंने थोड़ा सा उस पर बजट बढ़ाया है, मगर इसके बावजूद जो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के लिए इनको करना चाहिए था ताकि हमारी सीड, हमारा खाद और हमारी जो यील्ड जो है पर हेक्टर उसको बढ़ाने के लिए जो रिसर्च होनी चाहिए हमारी एग्रीकल्चर में वो बिल्कुल नहीं है। और चूँकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है और बहुत सी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई ऐसा खातिर खा काम नहीं किया और बड़ी उजलत में ये बजट पेश किया गया है। बजट आखिरी 2 महीनों में मुतनाज़ बजट भी कहा जा सकता है, जैसे कि सियासत दीगर सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें हैं, जैसे जिन हालात में आपने भी जिक्र किया कि प्रोग्राम में कि जिन हालात में पेश किया गया, लड़ाई झगड़े और अपोजिशन का एहतजाज, और जिनका उनका ये भी कहना था कि 2 माह रह चुके हैं उसके क्या यानी कि वो आने वाली हुकूमत की कर लेगी ये मामलात। बहरहाल मैं यहाँ पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा एक मामले पर। आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट है इसके हवाले से मुख्तलिफ राय कायम की जा रही है, आप क्या राय कायम करेंगे? मुतवाज़न है या गैर मुनासिब बजट है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? देखिए बजट तो एक जगलरी ऑफ फिगर्स है, इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि यही चीज़ फॉलो की जाएगी आने वाले वक्त में। कई दफ़ा मिनी बजट आते हैं, कई दफ़ा जो टारगेट्स होते हैं वो रिवाइज करने पड़ते हैं, वो टैक्स नहीं इकट्ठा हो पा रहा होता। और देखिए एक तरफ इन्होंने टैक्स की सर हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पूरी कौम जानना चाह रही है। ठीक है, अगर जो ऐलानात किए जाते हैं, मैंने भी ऐलानात सुने टीवी पर आकर, हमारे वज़ीर और मुशरा जो है वो ऐलान कर देते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली है। बेसिकली जो मुआशी सूरत हाल है सर क्या है इस वक्त पाकिस्तान? देखिए तरक्की का मयार आपका होता है कि आपका पर कैपिटा इनकम क्या है, सही कि आपकी जो आम आदमी है वो एक साल में या एक दिन में क्या कमा रहा है और आपकी जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या है। सो इस वक्त अगर हम $2 पर डे भी की पॉवर्टी लाइन को समझें, जो दुनिया ने ये बार भी रेज कर दिया, पहले 2 था, फिर $3.5 पर डे किया और उसके बाद $5.5 पर डे कर दिया कि इससे नीचे जो होगा वो गरीब होगा। तो हम अभी $2 पे अड़े हुए हैं, तो $2 के हिसाब से भी 60% जो हमारी आवाम है वो पुअर है। और दूसरा जो मैंने कहा आपको पर कैपिटा इनकम एक आम आदमी क्या कमाता है, तो हमारी अभी भी तकरीबन $1500 है, जो कि फिर कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आप उस पर कोई इतरा सकें। और ये असल में मयार होता है। फिर मयार होता है कि आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, वो 15 बिलियन
डॉलर्स हैं जो कि कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में इंपोर्ट के लिए शायद वो 15 से 1 महीने के लिए हमारे काफ़ी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। फिर मयार होता है कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी पानी की कितनी है, वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं है। अगर इस मुल्क में जब बारिशें होनी होती हैं वो लेट हो जाएं 15-20 दिन। प्रायोरिटीज को कब समझा जाएगा? आपने पानी के हवाले से, आपने डैम्स के हवाले से 2-3 शोज़ किए। हमारी प्रायोरिटीज़ जो हुकूमत की हैं वो जैसे मैं देखते हैं, जो आम अवाम है, जो मुआशी तजिए निगार है, जब वो ये चीज़ों को देखते हैं वो कहते हैं कि प्रायोरिटीज़ में इनकी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इनकी मईशत नहीं है, डैम नहीं है। ये कब हमें समझ आएगी? क्या आप इसके हवाले से कहना चाहेंगे? ये होना ये चाहिए था कि जो एग्रीकल्चरल हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, हमारी मईशत है, तो इसके लिए तो सबसे पहले डैम्स बनने चाहिए, तमाम मामलात होने चाहिए। आपने प्रोग्राम में बार बार आगाह किया है, कब ये सर मामलात सामने आएंगे, कब समझे जाएंगे इनको? देखिए, ये जो इस वक्त पूरा मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल जो हमारे कायदीन हैं, इनमें से अभी भी किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारा सिमत क्या होनी चाहिए, हमने सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ ये चाहते हैं कि जमहूरियत का नाम इनके सामने यही है कि आप वोट डालें और वोट के बाद घर चले जाएं और उसके बाद हम जो मर्ज़ी करते रहें, वो बराबर उनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा तो, सर मैं माजरत के साथ यहाँ पे एक सवाल लेना चाहूँगा। जो बजट पेश किया गया, जिस तरह बजट को इंटरेस्टेड थी ताजर बरादरी, उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना था कि आपने भी अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि ये बजट जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आएगा या उससे बढ़कर आएगा, चूँकि इनकी आखिरी हुकूमत कारकर्दगी दिखाना चाह रहे थे। अब बहरहाल ये ताजर बरादरी के जो मुतालबात थे, लाहौर चैम्बर हो गया, दीगर चैम्बर्स हो गए, उनके जो मुतालबात थे, उनमें जो नुमाया मुतालबात थे, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, जो FBR के छापे वगैरह, उनमें थोड़ा सा तो किया गया, लेकिन उसको कान इस साइड से पकड़ना या दूसरे साइड से पकड़ने वाला वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करके कोई मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। क्या एहतजाज होने जा रहा है, क्या होने वाला है? ये ताजर बरादरी को एहतजाज करेगी तो ये मामला तो हल होंगे इनके? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि ताजर बरादरी कोई भी एहतजाज करेगी और ना एहतजाज का मौका है, क्योंकि ये जो बजट है ये इन्होंने तो करना ही नहीं है उस पर काम, ये तो अगली हुकूमत ने करना है। सो ये तो एक खाना पूरी थी जो इन्होंने कर दी है। ये इस बजट का प्रैक्टिकली तो कोई ये मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगली हुकूमत आएगी। ये क्या वजूहात क्या हो सकती है हुकूमत की? क्या ऐसा वो दिखाना चाह रहे थे पूरी कौम को कि बजट पेश कर दिया ये सारे, इससे क्या फ़ायदा क्या सर? देखिए, सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि जो बजट एक ऐसी चीज़ है कि जो एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ पैसे मुख्तलिफ मदों में, मगर अगर 4 महीने 6 महीने इलेक्शन नहीं होना तो उसमें लोगों को तनख्वाहें भी जानी हैं, लोगों के ख़र्चे भी होने हैं, कौम के ऊपर पैसे भी खर्च होने हैं अस्पतालों में इधर उधर, तो वो उनको उस मद में पैसे देने ज़रूरी थे, क्योंकि ये गैप नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि जी बजट 6 महीने पेश ही ना किए, तो वो 6 महीने में जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वो एलोकेटेड बजट से होता है। तो इसलिए बजट पेश करना तो एक लिहाज से इनकी मजबूरी थी, मगर ये भी हो सकता था, चंद पॉलिटिशियंस का ये ख्याल है कि अबूरी किस्म का बजट देते हैं, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट कह भी रही है कि जो वो बजट लेके आएंगे वो अबूरी होगा और उसमें तरमीमें भी हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। ये भी कह रहे हैं। सो इसको मेरे ख्याल में ज़रा बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। असल बात ये है कि हमारा जो सिमत है वो किस तरफ है, हम क्या ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या हम अभी भी रेवेन्यू जनरेशन के पीछे हैं? मैंने इस बजट से भी यही अंदाज़ा लगाया है कि ये रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इवन CPEC के तहत जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स लगने हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनकी नोयत कहाँ से होगी, उनको बिजली कहाँ से दी जाएगी और उस पर कैसे काम होगा, अभी भी ये कुछ श्योर नहीं है। मैंने आपके शायद लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था कि हमें एक CPEC अथॉरिटी बनानी चाहिए। तो अभी भी उस अथॉरिटी की तरफ इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम बिजनेसमैन लोगों के बहुत से रिफंड्स फंसे हुए हैं, उस रिफंड्स पे कोई ख़ास बात नहीं की गई है। सिर्फ जो बैंकों में विद होल्डिंग टैक्स चेक ड्रॉ करने पे होता है वो नॉन फाइलर्स के लिए पहले 6.6% था, अब वो 0.4% कर दिया गया। ये जो एक कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, थोड़ा आगे कर दिया थोड़ा पीछे कर दिया, किसी का टैक्स बढ़ा दिया किसी का टैक्स थोड़ा कर दिया, शायद ये बजट का नाम नहीं है। बजट का नाम होता है कि आप बजट की रूह क्या है, आप चाहते क्या हैं। जैसे कि टैक्सेस में होना ये चाहिए कि टैक्स रिफॉर्म्स हों, टैक्स बेस बढ़े,
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री हो, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरह तालीम के मयार के लिए हम कितनी और यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन की ज़रूरत है इस वक्त हमें। ABC वाला दौर चला गया, अब हमें PhD इस मुल्क में चाहिए। हमें उस किस्म के लोग चाहिए जो इनोवेट कर सकें, जो क्रिएटिव हों, जो इस मुल्क को बना सकें। तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बजट ठीक है, हर साल हम देते हैं, मगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हाँ, हर मुल्क में एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक मिड टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। हमारे यहाँ अभी भी साल का बजट आता है और वो भी पूरा नहीं होता, उसमें भी बहुत से चेंजेस आ जाते हैं और हम उसमें कई मिनी बजट लाते हैं। कई दफ़ा हम अपने सारा कुछ को रिवाइज़ करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि टारगेट्स हम बहुत हाई कर देते हैं। इस दफ़ा भी कहा गया कि अगली दफ़ा जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो 6.2 होगा, जो किस तरह से अचीव होगा वो हमें नहीं बताया गया, क्योंकि अदरवाइज़ कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती चली जा रही है और हमारे लिए कोई ऐसी आसानियाँ क्रिएट नहीं हो रही पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए या इवन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए या किसी शोबे में भी कि हम ये समझें कि हमारा एक जंप आएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आवाम की ज़िंदगी में सहूलत नहीं आती है, आप इसको कोई ऐसा बजट नहीं कह सकते कि जिससे कोई तब्दीली आएगी। ठीक है, तब्दीली माना कि लॉन्ग टर्म होती है, 4 सालों में, 5 सालों में, मगर फिर ट्रेन जो है उस पटड़ी पर चढ़ जाती है, जिस पे जाके तो पता चलता है कि 5 सालों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू होगा। उसके लिए कम से कम ग्रोथ जो है वो 8 से 9% चाहिए और वो तसलसल के साथ हमें चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पोलराइजेशन, खींचातानी इस मुल्क में इतनी हो गई है कि अब एक इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट हो गई है इस लड़ाई झगड़े में। देखिए, बजट भी लड़ाई झगड़े में पेश हुआ, वो बोलते गए, वो शोर मचाते गए। तो इस तरह से आप कैसे समझते हैं कि ये तरक्की की तरफ मुल्क जा रहा है? तो ये सर, अच्छा, ये जो देखें, अगर बात की जाए इस हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए, हुकूमत ने जो हुकूमती शख्सियात है वो दावे करती है कि हमने बहुत तरक्की की, हर मामले में तरक्की की। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त, चूँकि आप तमाम मामलात को देख रहे हैं, जो इस वक्त जो बिज़नेस की मौजूदा सूरत हाल है, जो एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल, इंपोर्ट की सूरत हाल क्या है, क्या वाकई ये अपने किसी भी एक दावे में कामयाब होने में कामयाब हो सकें अपने दावों में? देखिए, एक्सपोर्ट थोड़ी सी बड़ी है, 17 बिलियन डॉलर से कोई 18 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर बड़ी है, विच इज़ नथिंग फॉर अ नेशन लाइक पाकिस्तान, जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो 22 करोड़ की। दावे अपनी जगह पे, जैसे मैंने आपको कहा कि खुशहाली के चंद इंडिकेटर्स होते हैं और वो इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले भी पेश किए हैं। उन इंडिकेटर्स में अभी भी कोई ऐसी मुस्बत तब्दीली या मुस्बत बढ़ाता नहीं हुआ कि हम कहें कि हाँ जी, हमारे मुल्क के लोग खुशहाल हो गए हैं और ऐसी बात हो गई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि इकॉनमी जो है वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि इंडस्ट्री पनप गई तो आप समझेंगे कि पूरा कौम ही पनप गई। ये एक हर अदारे को अपनी जगह पे काम करना पड़ता है और उस सबसे बड़ा जो अदारा है वो इंसाफ का अदारा है। आपने अभी भी देखा कि इंसाफ के लिए कोई ख़ास पैसे नहीं रखे गए और इंसाफ सिर्फ, ये मेरी बात आज नोट कर लें कि इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं मिलता। इंसाफ मैंने भी देना है अपने बंदों को, आपने देना है अपने कोलीग्स को, अपने हमसायों को, अपने हर बंदे को। सो इंसाफ मेरे अंदर से चलता है, इंसाफ सिर्फ अदालत नहीं देती। तो उसके लिए ये जो वैल्यू एडिशन बंदे कहाँ से ये लेके आएंगे कि जो हर बंदे के साथ इंसाफ के साथ चलें ताकि ये कौम खुश हो। क्योंकि देखिए, कौम की तरक्की का एक ही मयार है कि आपके लोग खुश कितने हैं। आज तक जो हैप्पी इंडेक्स है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं नहीं समझता कि टैक्स थोड़ा सा इधर कर देने से, थोड़े से उधर कर देने से इंसान खुश हो जाएगा। ठीक है, इंसान खुद गर्ज है, जिसकी अपना सेक्टर है, अगर उसको थोड़ी सी मराहत मिली है तो वो वक्ती तौर पे खुश हो जाता है। मगर इसके लिए भरपूर तरीके से कौम को इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। जब तक ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, फौज, सोशल सोसाइटी इकट्ठे होके एक सोच के साथ कदम नहीं रख सकती, मैं नहीं समझता कि तरक्की की तरफ हम जा सकते हैं। जैसे ये बजट ही था, अगर ये बजट पहले ही अपोजिशन पार्टी के साथ डिस्कस किया होता
हर पार्टी से डिस्कस किया होता कि ये हम पेश करने लगें और उनका कोई आइडियाज़ होते और वो भी इंक्लूड किए होते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि असम्बली में कोई इतना शोर शराबा मचता और सारे इस पर खुश होते। हमारी मुसीबत ये है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, एक कौम की तरह इकट्ठे नहीं हैं। सबसे पहले इस बजट को पेश करना पड़ेगा कि हम सारे इकट्ठे होकर कैसे चल सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कि अब इसको समेटा जाए अगर लफ्ज़ों में, तो इसको आप इस बजट को क्या कहेंगे, मतवाज़ी है या गैर मतवाज़ी, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, आप अगर मुझे इस तरह से पूछेंगे तो हर बजट जो होता है वो मुतवाज़न नहीं होता है, क्योंकि हुकूमतें यही सोच के देती हैं और उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। सो ये बजट उसी तरह का ही मीडिया का काम तो बेसिकली बताना होता है, आवाम को तो आगाह करना होता है। हम ना शायद हुकूमती नुमाइंदे सुन लें, उनके कान पर जूम तो नहीं रिंगती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि उनको सुनाएं, बताएं तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमतों की, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, मईशत के हवाले से, अवाम की तरक्की के हवाले से, फलाह बहबूद के हवाले से। सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन से आगे सोचना चाहिए हमें सर, क्या करना चाहिए, क्या तरजीहात होनी चाहिए हमारी? देखिए, पहली तरजीह तो मैं जैसे आपको कहा है ना जी, आला तालीम। मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ। उसमें अच्छे प्रोफेसर, अच्छे करिकुलम और जो आजकल के मॉडर्न करिकुलम है वो पढ़ाए जाएं। चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले रहे हैं, उन्होंने ठीक है, वो उनका वो अपना तरफ से एक कर रहे हैं काम, हम उसको भी सराहते हैं कि वो ऐसी बातों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो सियासतदान अपने इलेक्शन की तरफ चले गए ना जी, वो इलेक्शनरिंग में चले गए, इसलिए वो तो भी शायद इन तरफ तवज्जो नहीं देंगे। एजुकेशन के बाद हेल्थ इसलिए कि जब तक आपका मज़दूर, आपका स्किल्ड वर्कर, आपका इंजीनियर सेहतयाब नहीं होगा तो आप काम फैक्ट्रियों में भी नहीं करवा सकते। इस वक्त जो माल न्यूट्रिशन है वो 60% है हमारे में, कद छोटे रह रहे हैं हमारे बच्चों के, दूध नाकस मिल रहा है, हर चीज़ आपको 2 नंबर मिल रही है, तो आपकी सेहत कैसे होगी? तो सेहत की तरफ तवज्जो देनी है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पानी के ज़खायर की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बिजली का बुरहान तो शायद आप पूरा कर सकते हैं, पानी का बुरहान शायद आप पूरा ना कर सकें, क्योंकि रोज़ाना आप यानी कि सालाना आप $25 बिलियन समुंदर में फेंक रहे हैं पानी के ज़रिए। सो वो आप सेव कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपने इतना सारा लोकेट किया है 1600 मिलियन रुपीज़ बिलियन रुपीज़ फॉर डेट देने के लिए, तो वो उससे आप जान बच सकती है, आप IMF के पास दोबारा नहीं जाएंगे। तो पानी के बाद आपको एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान जाना चाहिए, जिसमें आप नए नए तजर्बे करें और नए सीड्स बनाएं, नए तरीके से एग्रीकल्चर करो, जिसमें कैनाल की लाइनिंग हो, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को लेके आएँ, जो कि दुनिया में आ चुकी है। पानी के बाद फिर आपको बिजली की तरफ ध्यान देना है, हमारे पास सरप्लस बिजली हो ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। कम्युनिकेशन में माशाल्लाह सड़कें बनाना और ये बाकी चीज़ें हमारे प्रायोरिटी पे हैं ही हैं। फिर उसके बाद गवादर पोर्ट को हम जितनी जल्दी बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और डैम्स बनाएं, जो सबसे पहली बात है। तो इसी तरह आप जब एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे तो आपकी कॉटन बढ़ेगी। तो कॉटन इस वक्त आप अमेरिका तक से इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से छठा बड़ा मुल्क है जो कॉटन एक्सपोर्ट करेगा, ताकि हम खुद कॉटन ग्रोइंग है। सो ये प्रायोरिटीज़। हाँ, टैक्स का रिफॉर्म्स लेके आएँ, इलेक्शन के रिफॉर्म्स लेके आएँ, टैक्सेस में टैक्स का नेट ब्रॉड करें, एक रेडी वाला भी टैक्स दे, चाहे वो 500 रुपया साल का दे, और इसी तरह हर बंदा थोड़ा 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 चिप इन करे, ज़्यादा बेशक ना दे, इसके लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। और फिर आप जो टैक्स इकट्ठा करने वाली एक अलग एजेंसी होनी चाहिए और टैक्स की पॉलिसी बनाने वाली एक अलग एजेंसी होनी चाहिए, ताकि वो दोनों एक जैसे ना हो। इंसाफ हर फोरम पे मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक एस्टीमेट के तहत जिस रफ्तार से अदालतों में इंसाफ हो रहा है, 350 साल चाहिए कि जो इतना बैकलॉग है अदालतों में उसको पूरा करने के लिए। सो इसके लिए जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ADR, उस सिस्टम को मुतारफ़ कराना चाहिए। सो इस तरह से बहुत से महकमे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और पूरी एक टीम होनी चाहिए जो थिंक टैंक हो, जो बैठा हुकूमतों को एडवाइस करे। हमारे यहाँ उसका रवाज नहीं है, मगर ये बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत ही करें या टेक्नोक्रेट्स को सियासतदान अपने साथ रखें, तो वही बहुत बड़ी बात होगी कि टेक्नोक्रेट्स पीछे बैठ के इनको एडवाइस करें और फिर ये उसके मुताबिक चलें।
पॉलिटिक्स करने वाले और हों, हुकूमत के पीछे चलाने वाले और लोग हों, ताकि हम हैंड इन हैंड चलें। हमें फ़ौज के साथ, हमें अदालतों के साथ मिल के काम करना है, ताकि हम एक पेज पे जाएं, ताकि हम कहीं भी रुक ना सकें और कोई ये ना कहे कि जी मेरी बात नहीं सुनी गई। जी बिल्कुल नाजरीन, आज के जो बिज़नेस डिबेट में तमाम मामलात पर हमने कोशिश की कि बात की जाए। बजट के हवाले से जो मामलात है वो आपके सामने रखे, फ़ैसला आपने करना है, देखना आपने है कि क्या मामलात है क्या नहीं। उसके अलावा कोशिश ये की जा रही है हमारी तरफ से कि जो मामलात हैं उनको बताया जाए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, आपके सामने लाया जाए। बहरहाल ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल हो या सुहेल अशारी साहब से कोई सवाल करना चाहते हो, आप हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालात को शामिल करेंगे और उनका जवाब भी जो है सुहेल अशारी साहब से लेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।